स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 8th पार्ट ऑफ यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो एक तरह से यूनिट को कन्वर्ट करने का एक मेथड है। कई बार आप देखो तो कैलकुलेशंस करते टाइम कई बार हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो उस कन्वर्जन के लिए हमने एक मेथड अडेप्ट किया है, दैट इज़ नोन एज दी फैक्टर लेबल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, सो ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज़ अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। The method used to accomplish this is called factor label method or unit factor or dimensional analysis. अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक सपोज इफ़ आई हैव सम फ्रूट्स, ठीक है, जिनका वज़न है 1 किलोग्राम। अब इस 1 किलोग्राम्स को अगर मैं 1000 ग्राम्स में लिखूँ, ठीक है, 1 किलोग्राम फ्रूट्स है मेरे पास एंड इसे मैं अगर 1000 ग्राम्स में रिप्रेजेंट करूँ तो क्या इसमें क्वांटिटी कुछ बढ़ गई या कम हो गई, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं ना, बिकॉज ये दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स जस्ट जो यूनिट है दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे भी 1 kg फ्रूट्स थे, यहाँ पे भी 1 kg ही है, सिर्फ उस 1 kg को हमने ग्राम्स के फॉर्म में डिनोट किया है। सो यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक सपोज़ हमें कन्वर्ट करना है 25.6 मीटर्स, इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है टू सेंटीमीटर्स। अब इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मीटर्स और सेंटीमीटर्स का रिलेशन क्या है, राइट? 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। हमें 1 मीटर का रिलेशन पता होगा सेंटीमीटर्स के साथ, तभी हम इतने मीटर्स का रिलेशन निकाल सकेंगे, है कि नहीं? सो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वो इन 2 यूनिट्स की, एक तो जो हमें गिवन है और दूसरा जिसमें हमें उसे कन्वर्ट करना है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा हमें वो बताना चाहिए। ओके, सो इस 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, ओके, अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूँ तो ये कुछ गलत नहीं है, वही सेम ही चीज़ है, सिर्फ हम इसे कुछ अलग वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो लिखा दिस 1 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स बाई मीटर, ये जो पूरा पोर्शन है इसे हम कहेंगे यूनिट कन्वर्जन फैक्टर या तो सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर। बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है एक क्वांटिटी को, इट कन्वर्ट्स अ क्वांटिटी विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन 1 यूनिट टू अ क्वांटिटी विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट। ये एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो इसे हम कह देंगे यूनिट कन्वर्जन फैक्टर या तो सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर। अब इसे सिर्फ यूनिट फैक्टर भी आप बोलो तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो ओवरऑल इफेक्ट है ना वो मल्टीप्लिकेशन का, इसका ओवरऑल इफेक्ट यही है कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो यूनिट फैक्टर हमें मिला, इसका हम क्या करेंगे, इसे सिंपली हमें जो वैल्यू गिवन है, जो हमें क्वांटिटी गिवन है जिसे हमें कन्वर्ट करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट द आंसर। तो लेट मी क्लियर दिस। यस, तो हमारे पास वैल्यू क्या गिवन थी, इट वॉज 25.6 मीटर्स। अब हमने जो यूनिट फैक्टर लिया वो क्या था, इट वॉज 100 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाय 1 मीटर, राइट? अब इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर वैल्यू है वहाँ पे हम उस यूनिट को लेंगे जिसमें हमें हमारा यूनिट कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसमें नहीं जिसमें वैल्यू ली है। ओके, ये वैल्यू इट इज़ द गिवन वैल्यू, ठीक है, इसकी बात अलग है, बट जो यूनिट फैक्टर की वैल्यूज़ है ना, उसमें हमें जो यूनिट चाहिए, जिसमें हमें हमारा आंसर चाहिए, उसे हमें न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, बिकॉज डिनोमिनेटर में लोगे तो कैंसिल आउट कैसे होगा। यहाँ पे देखो 25.6 मीटर्स और यहाँ पे 1 मीटर्स, तो मीटर्स मीटर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तब क्या बचा 25.6 इंटू सिंपली वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो वी विल गेट द आंसर एज 2560, राइट? सो इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा। कब हुआ ये, जब हमने जो क्वांटिटी गिवन है उसे मल्टीप्लाई किया इस यूनिट फैक्टर के साथ। यूनिट फैक्टर क्या था, दो यूनिट्स थे जिनमें हमें आपस में कन्वर्जन करना था, उस यूनिट को हमें कुछ इस 1 के मल्टीप्लाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब इसी यूनिट फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया हमारी गिवन वैल्यू से। तो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या याद रखना है कि जो न्यूमरेटर होगा ना, उस न्यूमरेटर में यूनिट फैक्टर में ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर होगा वो यूनिट होगा जो हमें रिक्वायर्ड है,
ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए थी सेंटीमीटर्स में, इसलिए हमने न्यूमरेटर सेंटीमीटर्स वाला रखा। सो सिंपली जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो अनवांटेड यूनिट्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड सिंपली कैलकुलेशन से हमें आंसर हमारे रिक्वायर्ड यूनिट में मिल जाएगा। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल फॉर दिस डायमेंशनल एनालिसिस। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक ओवर हियर, चेंज 120 किलोमीटर्स इनटू माइल्स। किलोमीटर्स में गिवन है, हमें उससे कन्वर्ट करना है इनटू माइल्स। ओके, अब सबसे पहली चीज़ किलोमीटर्स और माइल्स का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, मतलब इनके आपस में क्या रिलेशन है हमें वो पता होना चाहिए। सो इट बिकम्स 1.6 किलोमीटर्स इक्वल टू 1 माइल। ठीक है, दीज आर कन्वर्जन वैल्यूज़, ये आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे ना आपको याद रह जाएगी। सो 1.6 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 माइल। अब इसे हम हमारे कन्वर्जन यूनिट फैक्टर में ले आएंगे। सो अब हमें आंसर चाहिए माइल्स में, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइल्स जो होगा वो हमारा न्यूमरेटर रहना चाहिए। ओके, सो न्यूमरेटर लिख दिया हमने माइल। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा 1.6, तो 1.6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा यूनिट फैक्टर। अब इस यूनिट फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 120 किलोमीटर्स, मतलब जिस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट में। ओके, तो उस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट 120 किलोमीटर्स इंटू दिस यूनिट फैक्टर दैट इज़ 1 माइल डिवाइड बाय 1.6 किलोमीटर्स। अब वही चीज़ कि क्या ध्यान देना है, जो रिक्वायर्ड यूनिट है वो हमारा न्यूमरेटर में रहेगा। सो माइल्स हमने न्यूमरेटर में ले लिया। अब यहाँ पे किलोमीटर्स विल कैंसिल आउट, बचा क्या 120, तो दैट वुड सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइड बाय 1.6। द आंसर वुड बी 75 माइल्स। सो दिस इज हाउ द डायमेंशनल एनालिसिस वर्क्स। नाउ एक दूसरा भी एग्जाम्पल है ओवर हियर, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1.4 आवर। सेकेंड्स कितने होते हैं इन 1.4 आवर, मतलब 1.4 आवर से हमें सेकेंड्स पे जाना है। तो ऑब्वियस बात है आर का सेकेंड का रिलेशन पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। सो यहाँ पे वी हैव दिस कन्वर्जन दैट 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, देन मिनट्स से आवर पे जाना पड़ेगा हमें, तो 60 मिनट्स इज़ 1 आवर, एंड देन सिंपली हमारा ये डायरेक्ट सेकेंड टू 1 आवर का रिलेशन दैट इज़ 3600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये हमें एक डायरेक्ट रिलेशन मिल गया कि 3600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 आवर। ओके, अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड यूनिट है हमारा वो क्या है, सेकेंड्स है, मतलब हमें सेकेंड्स में आंसर चाहिए। सो यूनिट फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, इट वुड बी 3600 सेकेंड्स डिवाइड बाय 1 आवर। ये हो गया हमारा यूनिट फैक्टर। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी वैल्यू के साथ, जो हमें गिवन है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट में, तो दैट इज़ 1.4 आवर। तो इस यूनिट फैक्टर के साथ जब आप 1.4 आवर को सिंपली मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आर है और न्यूमरेटर में भी आर है, इट वुड कैंसल आउट राइट, एंड 1.4 विल गेट मल्टीप्लाइड टू 3600 सेकेंड्स एंड द आंसर वुड बी दिस 5040, और आंसर हमारा होगा सेकेंड्स में। ओके, बिकॉज दैट वाज द रिक्वायर्ड यूनिट। दूसरा जो मेथड है जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं दैट इज़ यहाँ पे हम जो 1 से 2, 2 से 3 कन्वर्जन्स आते हैं बीच में, उन सबको इन्वॉल्व करके जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो इस दूसरे मेथड से हो सकता है। सो पहले वाले में हमने क्या किया था कि 3600 सेकेंड्स इज़ 1 आवर, तो हमने ये डायरेक्ट रिलेशन लिया, मतलब हमें वैल्यू जो गिवन थी दैट वाज इन आवर्स। ओके, सो आवर्स की वैल्यू हमने डायरेक्टली सेकेंड्स में ले ली, सो इट वाज डायरेक्ट रिलेशन। बट सपोज अगर ऐसा नहीं है और हमें आवर्स से मिनट तक जाना पड़े एंड देन मिनट से सेकेंड्स पे जाना पड़े, ऐसा जो इंटरमीडिएट कन्वर्जन्स वाले आ जाते हैं बीच में, उन सबको इन्वॉल्व करके अगर हमें इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम ये सेकेंड मेथड से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सेकेंड मेथड में, ये जो 2 कन्वर्जन्स है ना हम इन्हें यूज़ करेंगे। ओके, मिनट से सेकेंड, सेकेंड से आवर्स वाला। अब यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहला जो है दैट इज़ 60 सेकेंड्स इज़ 1 मिनट। ओके, अब यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड यूनिट है दैट इज़ सेकेंड्स, हमें आंसर तो सेकेंड्स में ही चाहिए ना, तो सेकेंड्स वाला पार्ट हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर और 1 मिनट बचा दैट इज़ द डिनोमिनेटर। मतलब ये हो गया हमारा पहला यूनिट फैक्टर फॉर दिस फर्स्ट वाला कन्वर्जन। ओके, सो पहले पे ये यूनिट फैक्टर हमें मिल गया। अब दूसरी जो कन्वर्जन है जिसमें गिवन है कि 60 मिनट्स इज़ 1 आवर, 60 मिनट्स इज़ 1 आवर। अब इसमें क्या होगा,
इस पहले वाले यूनिट फैक्टर को देखो, यहाँ पे मिनट्स है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में मिनट्स है तो वो तभी कैंसिल होगा जब दूसरे यूनिट फैक्टर में न्यूमरेटर पे मिनट्स रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे मिनट्स लिखूँगी न्यूमरेटर में तभी तो मिनट्स मिनट्स कैंसिल होगा। तो हमें इस यूनिट फैक्टर में क्या ध्यान देना है कि जो हमें कैंसिल आउट करना है ना यूनिट फैक्टर को, उसे हमें न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 मिनट्स बाय 1 आवर, ओके। एंड ये हो गया हमारा दूसरा यूनिट फैक्टर। अब यूनिट फैक्टर्स मिल गए तो लास्ट स्टेप क्या बचा, जो हमारी गिवन वैल्यू है जिसे हमें एक्चुअली में कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट में, उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो इट बिकम्स 1.4 आवर इंटू दिस 2 यूनिट फैक्टर्स। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। ओके, लेट्स क्लियर दिस। यस, सो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, 1.4 को सिंपली मल्टीप्लाई किया इस पहले और दूसरे यूनिट फैक्टर से। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वो हमारा रिक्वायर्ड यूनिट है, एंड जो डिनोमिनेटर में है वो इस तरीके से हमने सेट किया कि वो कैंसिल आउट कर देगी एक दूसरे को। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर आर गेट्स कैंसल आउट, एंड दूसरी तरफ जो मिनट्स वाला पार्ट है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो बची वो आपस में आप जब मल्टीप्लाई करोगे उसे, यू विल गेट द आंसर विथ 5040 इन सेकेंड्स। ओके, सो दैट वाज द रिक्वायर्ड यूनिट। हमने आर से सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। पहला मेथड था जिसमें हमने डायरेक्ट रिलेशन लिया सेकेंड्स टू आवर्स का, एंड दूसरे मेथड में हमें जो इंटरमीडिएट वाला स्टेप्स था जैसे सेकेंड्स टू मिनट देन मिनट्स टू आवर, उन सबको इन्वॉल्व करके सॉल्व किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा पुराने ज़माने में जाते हैं, अराउंड 17th सेंचुरी, जब ना आप लोग थे ना मैं थी। सो 17th सेंचुरी के दौरान जो साइंटिस्ट थे दे वर ट्राइंग डिफरेंट मेथड्स कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग और कितने मेथड से कर सकते हैं। तो उसी कन्वर्जन्स के दौरान उन्होंने कुछ जनरलाइजेशंस बनाए, एंड उन्हीं जनरलाइजेशंस को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सो इनके अकॉर्डिंग बेसिकली जो भी कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का कंपाउंड बनाने के लिए, ये इन 5 लॉज के अकॉर्डिंग चलता है। ओके, सो 1 बाय 1 देखते हैं। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लॉ है, ये 4 लॉज ना ये मास रिलेशनशिप्स पे डिपेंडेंट है। ओके, जो फिफ्थ लॉ है ये बेसिकली वॉल्यूम के साथ डील करता है ऑफ रिएक्टिंग गैसेस। सो लेट्स गो थ्रू दीज लॉज। सबसे पहला लॉ है दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे आप लोअर क्लासेस में भी शायद पढ़ चुके हो। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, this law it was established by a French chemist that was Antoine Lavoisier. इनका ये मानना था, इन्होंने ये लॉ दिया that in all physical and chemical changes the total mass of the reactant is equal to that of the product. मतलब जितने भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उन सारे चेंजेस में जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का दैट इज़ इक्वल टू दी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का मास इक्वल रहेगा। या तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो मैटर इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एक बहुत बड़ा पंच लाइन है जो हम लोअर क्लासेस में बहुत पढ़ते आते हैं, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप मैटर को ना बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ को किन एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया वो देख लेते हैं। सबसे पहला दैट इज़ व्हेन मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज। जब किसी मैटर को हम फिज़िकल चेंज करवाते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं उसमें, क्या वो इस लॉ को फुलफ़िल कर पाता है अच्छे से। सो अगर हमारे पास आइज़ है, ठीक है, इस आइस को वैसे उतना गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आइस को रखोगे तो वो गर्मी के सीज़न में अच्छे से पानी बन जाएगा उसका। सो आइस को मेल्ट होते हमें पता है कि वो वाटर के फॉर्म में आ जाता है। सो इसके दौरान अगर आप देखो तो आइस का और जो वाटर का, इन दोनों का अगर आप वेट देखोगे ना तो दैट हैज़ नो चेंज। मतलब इट इज़ फाउंड दैट देयर इज़ नो चेंज इन वेट। भले ही एक फिजिकल चेंज हो रहा है इनके बीच, मतलब आइस इज़ इन सॉलिड फॉर्म एंड वाटर इज़ इन लिक्विड फॉर्म, भले ही एक फिजिकल चेंज हो रहा है बट इनके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक मास ऑफ आइस लिया है तो उतना ही स्पेसिफिक मास आपको पानी का भी मिलेगा। सो दैट शोज़ कि मास जो है वो ना तो हम क्रिएट कर सकते ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। वो भले ही कन्वर्ट हो सके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट उसे हम ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। सो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। जो दूसरा
प्रूफ है इस पे, दैट इज़ फॉर द केमिकल चेंज। व्हेन मैटर अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरी ऑक्साइड का जब डीकम्पोजिशन किया जाएगा तो उसमें मर्क्यूरी अलग हुआ और ऑक्सीजन अलग हुआ। अब मर्क्यूरी इज़ इन लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड जैसे फॉर्म में आप लोगों ने शायद देखा होगा, सिल्वरिश कलर होता है। सो इस मर्क्यूरी का वेट और जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, इनका अगर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट इज़ इक्वल टू जो हमने रिएक्टेंट लिया था उसके साथ। सो डिकम्पोजिशन होने के बाद भी जिन चीज़ों में वो डिवाइड हुआ ना, उनका मास अगर आप टोटल करोगे तो वो आपको रिएक्टेंट का ही मास देगा। मतलब शुरू में जो मास था वही एंड में हमें मिला, भले ही अलग अलग फॉर्म्स में गया, वेदर इट्स केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, बट मास जो है वो ना तो बढ़ा ना तो घटा, वो उतना ही रहा। सो ड्यूरिंग the above decomposition reaction, matter is neither gained nor lost. Now the next law, that is the second law, that is law of definite proportion. इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहा जाता है। ओके, सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर सिंपली डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है इसे। सो ये लॉ इट वाज गिवन बाय a French chemist, that is Joseph Proust. ओके, सो एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने ये लॉ दिया था। सो इसके मुताबिक अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। मतलब आप कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड लो ना, वो उन सेम एलिमेंट्स का अगर बन रहा है तो वो आपस में कंबाइन हुआ रहेगा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के साथ ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कहीं फॉरेन जाके बना रहे तो चलो थोड़ा 10 ग्राम और मिला देते हैं, नहीं, वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। अगर एक फिक्स प्योर केमिकल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वो जिन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड बाय वेट, वो चीज़ चेंज नहीं होगी। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, दैट इज़ CO2। अब CO2 को हम बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं। पहला है लाइक बर्निंग कोक इन एयर, सिंपली आप अगर कोक बर्न करो ओपन एयर में, सो इट प्रोड्यूसेस CO2। देन अगर हम लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, उसका अगर डिकम्पोजिशन हो तो वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, तो यहाँ से भी CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। देन थर्ड मेथड दैट इज़ गिवन बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl को जब वॉशिंग सोडा के साथ मिलाया जाए तब भी CO2 प्रोड्यूस होता है। तो और किसी भी और तरीके से अगर आप CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो, ये सारे सैम्पल्स में जो भी CO2 रहेगा ना, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जो भी रह रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड बाय 3:8 बाय वेट। ठीक है, ये चीज़ चेंज नहीं होगी कि अगर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे इंडिया में अगर हम बना रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में लेके जाके बना रहे, तो ये चीज़ तो फिक्स्ड ही रहनी है। ठीक है, अगर ये चेंज हो रहा है मतलब कंपाउंड कोई और हो गया। ओके, सो दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी फिक्स्ड इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि 3:8 ही रहेगा। अब ये 3:8 कहाँ से आ रहा है? कार्बन इज ओवर हियर, ऑक्सीजन O2, ठीक है, CO2। अब कार्बन का मास होता है दैट इज़ 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये 2 टाइम्स है तो इट बिकम 16 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 32। ओके, एंड ये 12 यहाँ पे। अब इस 12 और इस 32 को हम और रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो 2 6 ज़ा 12, 2 16 ज़ा 32। ओके, नाउ इससे और ज़्यादा आगे रिड्यूस होगा ये 6 to 16, हम इसे और रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ 2 3 ज़ा 6 एंड दिस इज़ 2 8 ज़ा 16। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा आंसर? 3:8। क्या अब इससे आगे ये रिड्यूस हो पाएगा? नहीं, दिस इज़ द फाइनल स्टेज। ठीक है, तो मतलब दिस इज़ फिक्स्ड कि वो 3:8 के रेशियो में ही रहेगा बाई वेट, चाहे आप उसे कहीं पे भी बनाओ। तो ये जो चीज़ थी ये इस लॉ के थ्रू प्रूव हुई कि दिस इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जो कंपोजिशन है ना वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा, चाहे आप उसे किसी भी मेथड से बनाओ या कहीं पे भी ले जाके बनाओ, दिस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। ओके, सो दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, that a pure chemical compound always consists of the same elements combined together in a fixed proportion by weight. Now the third law, that is the law of multiple proportions. This law it was given by डाल्टन। ठीक है, हमारे बहुत पुराने केमिस्ट डाल्टन अंकल, इन्होंने ये लॉ दिया था, दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इस लॉ के मुताबिक दैट इफ़ टू एलिमेंट्स they combine to form two or more compounds, the weight
of one element which combines with the fixed weight of the other in these compounds, that weight it bears small simple whole number ratio by weight. मतलब जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, मतलब दो बना रहे हैं या तीन बना रहे हैं, जितने भी कंपाउंड्स बना रहे हैं, उन कंपाउंड्स में जो वेट होगा एक एलिमेंट का जो कंबाइन कर रहा है दूसरे के फिक्स्ड वेट के साथ, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो वेट होगा ना एलिमेंट का, दैट विल बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वेट. आपस में इनका सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा बाय वेट. अब ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इसको एग्जांपल से समझ लेंगे. अब यहाँ पे वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज़ फॉर्मिंग वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओ तो हमेशा पानी ही बनेगा. इट डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट प्रपोर्शन. सो यहाँ पे पानी बन रहा है दैट इज़ H2O एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज़ H2O2. ठीक है, सो ये जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं तो ये एक बार H2O दे रहे हैं और एक तरफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रहे हैं. अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग H2O एंड H2O2. ओके, यस. सो हाइड्रोजन का यहाँ पे वेट कितना है, इट इज़ गोइंग टू बी 2 ग्राम्स. ओके, मैं ग्राम्स नहीं लिख रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग 2. और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, 2 ग्राम्स. तो ये तो फिक्स्ड है, राइट, दोनों में इट इज़ सेम. सो ये वैल्यू इज़ फिक्स्ड. देन इस तरफ ऑक्सीजन का वेट इज़ गोइंग टू बी 16. ओके, एंड यहाँ पे O2 है तो 32 हो जाएगा बिकॉज एक ऑक्सीजन का 16 है अगर मास, तो दो ऑक्सीजन का इट बिकम्स 32. ठीक है, सो यहाँ पे 2 ग्राम्स दैट इज़ फिक्स्ड एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 16 एंड 32. अब इस लॉ के मुताबिक जब ये ऑक्सीजन जो है इस फिक्स्ड हाइड्रोजन के वेट के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, दोनों केसेस में इस फिक्स्ड हाइड्रोजन के वेट के साथ कंबाइन करेगा, तब इस ऑक्सीजन का इस दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो रेशियो रहेगा ना वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा बाय वेट. ठीक है, तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पे बिकॉज ऑक्सीजन इज़ 16 ग्राम्स और यहाँ पे O2 इज़ 32 ग्राम्स. तो इसे 16:32 इसे आप रिड्यूस्ड फॉर्म में अगर और सिंप्लीफाई करके लिखो तो इट गिव्स 1:2. मतलब कैसा है, सिंपल है, होल नंबर रेशियो है, राइट. सो ये लॉ यही बताता है कि जो मास है यहाँ पे ऑक्सीजन का दैट इज़ 16 एंड 32 जो इस फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है. फिक्स्ड कौन सा, हाइड्रोजन का. ओके, दोनों तरफ 2 ग्राम्स है. तो ये जो ऑक्सीजन का वेट रहेगा दैट विल बेयर अ सिंपल रेशियो दैट इज़ 1:2 इन दिस केस. Okay, so that is the law of multiple proportion given by Dalton. Now the next law that is the law of gaseous volume. तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ gaseous volume it was given by Gay-Lussac. ठीक है, तो इसे हम Gay-Lussac's लॉ भी कहते हैं. अब इस लॉ के मुताबिक द लॉ स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशन, जब कंडीशन सिमिलर है किसकी, टेम्परेचर और प्रेशर की, तो जब भी गैसेस कंबाइन करेगी आपस में वो वॉल्यूम्स में कंबाइन करेगी जिनका आपस में रेशियो कैसा रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट. तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है हाइड्रोजन और क्लोरीन का. हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट, क्लोरीन इन गैसियस स्टेट एंड HCl भी गैसियस स्टेट में. जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मतलब जब 1H2 कंबाइन कर रहा है 1Cl2 के साथ एंड इट इज़ फॉर्मिंग 2HCl. ओके, ऑल आर इन गैसियस स्टेट. तो अगर मैं इसे वॉल्यूम में दिखाऊँ तो क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम. अब यहाँ कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया है मतलब इट इज़ 1. ठीक है, सिमिलरली फॉर क्लोरीन ऑल्सो. यहाँ तो वैल्यू गिवन है, कोएफिशिएंट दिया है, सो जो गिवन वैल्यू है हम उसे लेंगे. सो यहाँ पे 1 वॉल्यूम H2 जब मिल रहा है 1 वॉल्यूम Cl2 के साथ तो क्या बना रहा है, ये 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl बना रहा है. ओके, सो यही चीज़ ये लॉ बताता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर की. जब भी गैसेस कंबाइन करेगी वो वॉल्यूम्स में कंबाइन करेगी जिनका रेशियो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा. ओके, ऑल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट. दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दैट इज़ अमोनिया. ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, 2NH3 दैट इज़ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं. ऑल आर इन गैसियस स्टेट. सो ओवर हियर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल. सो जब 1 वॉल्यूम अमोनिया कंबाइन कर रहा है 3 वॉल्यूम्स ऑफ H2 के साथ तो कितना वॉल्यूम देगा, 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया देगा. अब इनका आपस में रेशियो कैसा है, सिंपल होल नंबर रेशियो है, कोई कॉम्प्लेक्स वो नहीं है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कुछ 2.98 ऐसा नहीं है. सिंपल होल नंबर रेशियो है आपस में इनका व्हेन अंडर सूटेबल कंडीशंस दैट इज सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. So that is the Gay-Lussac law
that states that under similar condition of temperature and pressure, whenever gases combine, they do so in volumes which bear simple whole number ratio with each other and also with the gaseous product.